गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी घर में होंगे, सेफ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। चलिए, अभी तो स्कूल कॉलेज आपका नहीं खुला है। जो भी बच्चे हैं सभी को घर में ही पढ़ना है और हम लोग सभी पढ़ भी रहे हैं इसी तरह तरह से। अब तो एक आदत सी बन गई है। तो चलिए आज हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को पढ़ते हैं। इससे पहले इंग्लिश ग्रामर में टेंस की जहां तक बात है तो 2 क्लास इसका हो चुका है और 2 क्लासेस में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बेसिक रूल्स को और स्पेशल रूल्स को क्लियर कर दिया है। जिस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं ऐसे सभी तरीकों को मैंने लगभग बता दिया है और इसके पहले क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ ट्रांसलेशन भी दिया था और आप सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छे ढंग से सभी ट्रांसलेशंस को बना करके मुझे सेंड किया मेरे व्हाट्सएप पर। मैंने चेक भी किया। कुछ बच्चे, इनका मैं नाम लेना चाहूँगा, आप लोग घर में मेहनत करते हैं, सराहनीय है आपका मेहनत कि आप बिना मेरी उपस्थिति के अपने घर में रहकर पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ वीडियो खोलते हैं और उसके बाद लास्ट कर देते हैं और सीधा सीधा बोलते हैं कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में जरूर आएगी बात। चलिए, क्लास 10 से ऐसे ये कॉमन वीडियो था, 9 के लिए भी था, 10th के लिए भी था, 12th के लिए भी था। 12 वालों ने तो लगभग स्टूडेंट्स के द्वारा भेजा गया बना करके। चलिए, मैं 10th और 9th के कुछ बच्चों का नाम ले लेता हूँ इसमें। मुस्कान सेक्शन ए, राहुल न्यू स्टूडेंट है, तृप्ति न्यू स्टूडेंट है, आलोक न्यू स्टूडेंट, श्रेया सेक्शन ए, अमोली सेक्शन ए, नीतीश सेक्शन ए, नैना सेक्शन बी, लाडली सेक्शन ए, प्रेम सेक्शन ए, शिवानी सेक्शन ए, रोल नंबर 46 है इनका, मनीषा सेक्शन सी, अंजलि सेक्शन ए, गौरव राज सेक्शन डी, दीपक सेक्शन सी और इसके बाद देखिए नंदनी राज सेक्शन ए, सृष्टि सेक्शन सी, स्वाति है सेक्शन ए से, साक्षी है सेक्शन ए से। क्लास 9 के भी कई छात्राओं के द्वारा होमवर्क बना करके काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया गया उनके द्वारा होमवर्क। ग्रेसी आर्या विवेक सेक्शन ए से, हर्ष, राज, जयकांत, किरण, राम कुबेर, अनामिका, बादल, अर्जुन, संतु, विवेक, रितेश, काजल, चंदा और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शायद बाद में भेजा था। उनका मैंने चेक तो कर दिया है लेकिन शायद मैंने इसमें नाम नहीं चढ़ाया था, तो आप लोग समय पर भेजा कीजिए। अब देखिए, आज हम लोग जिस टेंस की चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को ही हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? देखिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट मतलब परफेक्ट नहीं है, मतलब काम पूरा नहीं हुआ है, काम अधूरा है। क्रिया जो है इसमें क्या है, क्रिया पूर्ण रूप से कंप्लीट अभी नहीं हुआ है इसमें। तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोले या फिर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोले, बात बराबर है। देखिए ऐसे वाक्यों के अंत में क्या लगा रहेगा, ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, etc लगा रहता है। अब नॉट देखिए, इस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज या आर या एम यानी सहायक क्रिया के रूप में हम क्या यूज करेंगे, इज या आर या एम। एकदम बिल्कुल याद रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, V1 या V5, और यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इज या आर या एम, और मुख्य क्रिया के रूप में हमेशा V4 का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहां पर हमारा आ गया इज आर एम, इज आर एम। देखिए एम जो है आपका यह तो आई के लिए एकदम बिल्कुल रिजर्व है, या आई के अलावा और किसी के साथ यूज नहीं होता है। बच गया इज और आर। बताइए अब इसमें इज और आर में कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, बिल्कुल आसानी से आप पहचान लेंगे। मैंने बताया भी था कि जिस वर्ब के अंत में एस लगा हो वह सिंगुलर है, जिसमें एस नहीं लगा है वह प्लूरल है। तो इज इसमें क्या हो गया, सिंगुलर है, और आर क्या हो गया, प्लूरल है। इज सिंगुलर, आर प्लूरल। और एक और रूल था, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, एस टू एस, पी टू पी। ये रूल था हमारा कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। फिर भी हम लोग लिख लेते हैं कि सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स एवं
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की नाउन या प्रोनाउंस के साथ इज एवं अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ आर का प्रयोग ए भी का मतलब हो गया, ए भी समझिए ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए यहां मैंने लिखा है ऑक्सिलरी वर्ब ए भी, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप लोग भी शॉर्टकट में लिख लीजिएगा इसको, का प्रयोग ए भी के रूप में किया जाता है। अब देखिए यहां पर हमारा इस चीज को कोई बच्चा आपसे सवाल करेगा कि देखिए आई जो है, आई तो सिंगुलर है, आप भी बोलेंगे हाँ आई मतलब मैं तो अकेला ही हूं भाई। अब जब आई अकेला है तो आई के साथ बच्चा हो सकता है प्रश्न कर दे कि आई तो सिंगुलर है तो आई के साथ इज यूज क्यों नहीं हुआ, आई के साथ एम ही क्यों यूज हुआ। तो देखिए ये तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में फिक्स किया गया है पहले से कि आई के साथ यूज किया जाता है एम, और बाकी सभी के सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब आप ऐसा देख रहे हैं कि ये हमारा आई के साथ एम यूज हो गया, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इज यूज हो गया, जितना भी सब्जेक्ट बचेगा उसके बाद आपका जितना भी प्रोनाउन आ जाए प्लूरल नाउन का सब आर अपने साथ लेकर के चलेगा। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं, इसको आप लोग एक बार उतार लीजिए अच्छे से। चलिए अब देखिए इसके स्ट्रक्चर को। सबसे पहला कौन सा है, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें V4 का मतलब हो गया V1 प्लस ING। अब देखिए 1 या 4 जो भी लिखते हैं हम लोग, नीचे भी लिख सकते हैं ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन प्राय जो नियम है ऊपर लिखने का, क्योंकि ऊपर में जो सुपर स्क्रिप्ट के रूप में इसको लिख सकते हैं तो वहां पर हमारा यह ज्यादा चलन है प्रचलन। वैसे कोई अगर नीचे भी लिख दे तो कोई जघन्य अपराध नहीं हो गया। तो वह तुम्हें बुला रहा है, ही इज कॉलिंग यू, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव में नॉट आ जाएगा। नॉट कहाँ आएगा, तो इज आर एम के बाद आएगा हमेशा, ये नहीं कि पहले कर दिए। देखिए स्ट्रक्चर को लिखने से क्या होता है कि हमें एक पकड़ बन जाती है। कुछ दिन अगर आप स्ट्रक्चर पर बनाते हैं, स्ट्रक्चर को दिमाग में रख के बनाते हैं, तो आप परफेक्ट रूप से ट्रांसलेशन को बनाएंगे। तीसरा नंबर देख लीजिए, इंट्रोगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम उन लोगों को मदद कर रहे हो? इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है भाई तुम का इंग्लिश हो गया यू। अब यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ आर आएगा। आर यू हेल्पिंग किसको, ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, उन लोगों का होता है दे, लेकिन दे ऑब्जेक्टिव केस में आकर क्या बन जाता है, देम, इसलिए हो गया देम। तो अब इसके बाद 3 और स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए इसमें चौथा नंबर क्या है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। NEG समझ जाइए, एक नेगेटिव है, इसको भी शॉर्ट में लिख सकते हैं आप। यह सिर्फ समझने का चीज और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इसको हम तवज्जो दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, ये देखना है, स्ट्रक्चर लिखना है। सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लिख दीजिए प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 देखिए यहाँ भी लिख सकते हैं, 4 नहीं मालूम है यहाँ भी लिख सकते हैं। O फॉर ऑब्जेक्ट है, क्या उन लोगों ने
क्या वे लोग तुम्हें खाना नहीं दे रहे हैं? 5 नंबर इस तरह से आप 5 WH क्वेश्चन बनेगा, बनाइए इसको। चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर इंट्रोगेटिव, अब चौथा नंबर इसमें देखिए सबसे ऊपर में जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसको आप शॉर्ट में भी INT देख करके भी लिख सकते हैं, समझना है सिर्फ आपको, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, 4 को नीचे भी लिख सकते हैं। सब स्क्रिप्ट नीचे होता है, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर होता है, सुपर ऊपर याद रखिएगा, ऊपर जो लिखा है उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या वे लोग तुम्हें खाना नहीं दे रहे हैं? आर, अब आर क्यों लगा? क्योंकि सब्जेक्ट है इसमें, वे लोग। सब्जेक्ट सबसे पहले खोजना सीख लीजिए। सबसे पहला काम कीजिए कि टेंस कौन सा है। अगर टेंस का सेंट बना रहे हैं आप तो देख लीजिए कौन किस टेंस का है। देख लिया हमने, रहे हैं, अच्छा, रहा है, रही है, रहे हैं। तुरंत आपको क्या करना है, देख लेना, अच्छा, रहा है, रही है, रहे हैं, बस कुछ नहीं, समझ जाइए कि ये क्या है, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसके बाद देख लीजिए आप, आर दे नॉट गिविंग यू फूड, बन गया इसका। क्या वे लोग तुम्हें खाना नहीं दे रहे हैं? आर दे नॉट गिविंग, क्या नहीं दे रहे हैं? खाना। किसको नहीं दे रहे हैं? तुम्हें। दोनों चीज है यहाँ पर, 2 ऑब्जेक्ट है। जब 2 ऑब्जेक्ट आए तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है, किसको खाना नहीं दे रहे हैं? तुम्हें। क्या दे रहे हैं? खाना। तो दोनों में लिविंग, जिंदा चीज कौन है? देखिए ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी सीधा सीधी ये समझिए, जब हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हो, दोनों में देखिए लिविंग कौन सा है, बताएंगे कि यू जो है लिविंग है, तुम्हें, तो तुम जो उसमें जान प्राण है, इसका मतलब इसको पहले लिखेंगे, और जो नॉन लिविंग है उसको बाद में लिखेंगे। इसके बाद अगला देखिए WH क्वेश्चन वाला, इसको बनाना है, थोड़ा आप एक बार बनाइए पहले। अब देखिए यहाँ पर वह क्यों तुम्हें धमकी दे रहा है। सबसे पहले देख लीजिए, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आ गया, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट का टेंस है। अब उसके बाद टेंस के बाद देखिए सेंटेंस कौन सा है, देख लिया आपने, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये क्वेश्चन है। और साथ ही देख लीजिए क्या से शुरू नहीं है, अच्छा, इसका मतलब बीच में कोई ना कोई ऐसा वर्ड है जो इसको क्वेश्चन बना रहा है। क्या? क्यों। क्यों का इंग्लिश वाई, इसलिए इसको लिखते हैं WH वर्ड। सबसे पहले लिख लीजिए वाई। अब सब्जेक्ट खोजिए, कौन? वह, इज लग जाएगा, वाई इज ही थ्रेटनिंग यू। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें हो गया क्यों, तो वाई इज ही थ्रेटनिंग यू। अब इसके बाद आगे देखिए WH वर्ड प्लस इजआरएम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यह किसका है? यह WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव का है। क्या है इसमें सेंस, इसका सेंटेंस, वे लोग क्यों बच्चों को खिलौना नहीं दे रहे हैं? वाई आर दे नॉट गिविंग। सबसे पहले देखिए वर्ब क्या है, देना। देना का लिख दिया हमने, मेन वर्ब है देना, इसमें गिव, गिव में ING लगा दीजिए, बन गया गिविंग। अब 2 ऑब्जेक्ट फिर इसमें, एक खिलौना भी ऑब्जेक्ट है, क्या दे रहा है? तो खिलौना। किसको दे रहा है? तो बच्चों को। 2 चीज हमारे पास आ गया, क्या और किसको से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिल जाए तो समझ जाइए कि यह ऑब्जेक्ट है। 2 ऑब्जेक्ट, दोनों मिल गया। तो ऐसे कंडीशन में देख लीजिए कि कौन सा लिविंग ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ देखा हमने चिल्ड्रन जो है लिविंग ऑब्जेक्ट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये ए टॉय यह जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसलिए पहले हम लोगों ने चिल्ड्रन को लिखा, बाद में अ टॉय को लिखा। कभी कभी कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे में गिविंग ए टॉय टू चिल्ड्रन लिखते हैं। नहीं, ऐसा टू चिल्ड्रन लगाने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। जब 2 ऑब्जेक्ट है हमारे पास तो पहले लिविंग ऑब्जेक्ट और फिर बाद में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। अब इसके बाद एक्स्ट्रा रूल्स को हम लोग देखेंगे, एक बार इसको उतारिए आप लोग। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के स्पेशल रूल्स पर चलते हैं। अब स्पेशल रूल्स क्या होगा इसका, देखिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले
कि इसका पहचान क्या होता है, तो हम लोगों ने जाना कि रहा है, रही है, रहे हैं अगर वाक्य के अंत में लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे। लेकिन एक चीज बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि लास्ट में लगा रहता है रहा है, रही है, रहे हैं, etc। व्हाट इज दिस etc? ये एटसेट्रा है क्या? तो चलिए देखते हैं। उसी एटसेट्रा का जवाब हमें मिलेगा इस एसआर में। एसआर दैट मीन्स स्पेशल रूल। सबसे पहला नंबर देख लीजिए, इस रूल को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। कहाँ पर? तो पहले हम लोगों ने पढ़ा इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्या? कि यदि किसी वाक्य की क्रिया से हमें यह पता चले कि वह कब संपादित होने वाली है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि भविष्य की किसी घटना की जानकारी यदि हमें वर्तमान में हो जाए तो उसे हम भविष्य नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे भविष्य? अब बताइए, भविष्य को कोई जानता है? कोई नहीं जानता है भविष्य को। अब भविष्य को जब हम जानते ही नहीं हैं और अगर हमको कोई कह दे कि गागेगी लग गया और ये भविष्य हो गया, तो नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। देखिए एक सेंटेंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं यहां पर। प्रधानमंत्री कल भागलपुर आएंगे। चलिए देखिए, अब इसमें सब कुछ सही है। ये कल जो आ गया यहाँ पर, कल के कारण हम लोगों ने देख लिया कि इसके कारण यह हमारा फ्यूचर नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने अपने इस फ्यूचर को जान लिया। व्हाट इज द मीन ऑफ फ्यूचर? वी डोंट नो अबाउट फ्यूचर एंड इन द सेंटेंस वी नो व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग, कब वो आ रहे हैं। तो ऐसी घटना को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत भी रखते थे और ऐसी घटना को हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के अंतर्गत भी रखेंगे। तो यहां लिख देंगे कि यदि किसी वाक्य की क्रिया से हमें यह पता चले कि वह कब संपादित होने वाली है, बस थोड़ा सा लिख दीजिए, तो ऐसी क्रिया को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के अंतर्गत भी रखा जा सकता है। बस, या इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि भविष्य की किसी घटना की जानकारी यदि हमें वर्तमान में हो जाए तो उसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के अंतर्गत भी या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत भी रख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे भाई? द प्राइम मिनिस्टर is coming to भागलपुर। कब? समय पता है, tomorrow। okay, then there is another question in your mind, can we translate it in present indefinite tense or not? Yes, why not? We can translate it in present indefinite tense. The Prime Minister comes to Bhagalpur tomorrow. Both are right. दोनों सही है। अब जब दोनों सही है तो किस पर हम चलेंगे? As you wish. You can choose anyone, either present indefinite tense और present imperfect tense। दोनों में से आप किसी को भी चुन सकते हैं, चाहे present indefinite को चुनिए या present imperfect को। अब एक क्वेश्चन ये भी आएगा आपके दिमाग में, क्या कि अगर यहाँ रहता राम कल भागलपुर आएगा या राम कल पटना जाएगा, तो क्या उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या इम्परफेक्ट यूज करेंगे या नहीं? देखिए,
जब भी ऐसी घटना होनी चाहिए तो घटना हमेशा ऑथेंटिक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री या कोई भी स्टार वगैरह हैं तो उनका आना जाना या कोई भी काम करना वह बिल्कुल प्रामाणिक होता है, ऑथेंटिक होता है। इस कारण से इसे हम रखते हैं। अब मेरा नाम लिख दिया जाए कि आनंद मिश्रा कल पटना जाएगा, तो आनंद मिश्रा इज़ अ कॉमन मैन, मैं तो एक आम आदमी हूँ, हम लोग आम आदमी हैं, हमारा जाना आना कहीं ये ऑथेंटिक नहीं हो सकता है। कल मेरी तबीयत खराब हो जब नहीं जाए, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की तबीयत खराब हो जाएगी तो मीडिया में तुरंत छपेगा प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया। सो इस कारण से ऐसे सेंटेंस को ही हम इसमें लेंगे जो ऑथेंटिक हो। चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग दूसरे रूल्स पर चलेंगे। चलिए अब दूसरे एसआर को देखते हैं। एसआर दैट मीन्स स्पेशल रूल्स। देखिए स्पेशल रूल्स ये कुछ है नहीं, ये तो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, जो ग्रामरियंस होते हैं उनके द्वारा बना दिया जाता है। कुछ कुछ मेरे द्वारा भी बनाया गया है, मैंने कहीं कहीं पर इसे एक्स्ट्रा रूल से भी संबोधित किया है। तो अब देखिए, अब इसमें क्या है कि भविष्य में किसी कार्य के लिए अपने इरादे को प्रकट करने के लिए, किसी भी कार्य के लिए अगर हम अपना इरादा प्रकट करते हैं तो इसके लिए हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसके स्ट्रक्चर को देखिए, इरादा क्या प्रकट करना है, इरादा क्या, जैसे आप कहेंगे कि मैं कल एक साइकिल खरीदूंगा, ये आपका इरादा है, इंटेंशन आपका शो कर रहा है, मैं कल एक साइकिल खरीदूंगा। तो इसमें आप इस सेंटेंस को दूसरे ढंग से भी प्रेषित कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं, तो मैं कल एक साइकिल खरीदने जा रहा हूं। देखिए दोनों में समानता है कि नहीं, अर्थ एक ही है। तो इसी चीज का नाम है रूपांतरण। रूपांतरण कर दिया हमने, यानी ट्रांसफॉर्म कर दिया सेंटेंस को। इसको हम लोग प्रायः लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस इसमें आपको गोइंग लगाना पड़ जाएगा, +2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट जो भी होगा। जैसे देखिए, मैं कल एक साइकिल खरीदूंगा। तो चलिए अब इसको देखिए, साइकिल एक खरीदूंगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं कि मैं कल एक साइकिल खरीदने वाला हूं या खरीदने जा रहा हूं, ये भी लिख सकते हैं ना। तो इसको आप ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू, खरीदना का इंग्लिश क्या हो जाएगा भाई, बाय ए बाइसाइकिल। ओके, तो इस तरह से आप ऐसे सेंटेंस को बना सकते हैं। अब कोई कहेगा कि सर इसको हम शैल विल के अंतर्गत रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। इसको हम शैल विल के द्वारा भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास उस समय कोई रेस्ट्रिक्शन आ जाए कि नहीं आपको शैल विल यूज ही नहीं करना है, आपको भविष्य में नहीं जाना है, और कह देगा कि नहीं आपको प्रेजेंट में ऐसे सेंटेंस को बनाना है, तो कर सकते हैं हम। भाई मेरे पास शब्दों का अंबार है, हम उसको तोड़ मरोड़ करके अर्थ को एकदम बिल्कुल एडजस्ट करते हुए, अर्थ को समान रखते हुए अगर रूप को हम बदल रहे हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम बना देंगे ऐसे, आई एम गोइंग टू बाय अ बाइसिकल। कब, एक चीज़ और छूट गया यहाँ पर, कब भाई, तो यहाँ पर समय है कब, तो टुमारो। अब कुछ लोगों को परेशानी होती है कि आखिर सेंटेंस को कैसे हम बनाएं। देखिए अगर आपको सेंटेंस ऐसे नहीं आ रहा है कि ये गागेगी क्या लगेगा, तो इसको आप एक बार क्या कर दीजिए कि दूसरे रूप में बदल लीजिए, हिंदी में ही। मैं कल एक साइकिल खरीदने जा रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं है, जा रहा हूं, जाएंगे, करेंगे। तो इसको हम इसका भी यही बना सकते हैं, इसका भी यही बना सकते हैं, दोनों का ट्रांसलेशन हो जाएगा एक ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको उतारिए आप लोग, फिर अगले रूल पर चलेंगे। अगला जो रूल है वह और कड़क होने वाला है, उतारिए पहले। चलिए बच्चों अब देखते हैं तीसरे रूल्स को। थर्ड जो इसका स्पेशल रूल्स है क्या है, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग में नहीं लाया जाता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इन्हें नहीं रखा जाएगा।
ऐसी क्रियाओं को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। ये क्रियाएं निम्न हैं। अब देखिए होता क्या है, एज पर एज इंडियन इंग्लिश, nowadays we are using Indian English and we have two types of English like British English and American English. If we talk about British English, there is restriction to use a few verbs like this, verbs of perception. But if we talk about American English, there is no restrictions for these verbs. तो कहीं कहीं पर जब अमेरिकन इंग्लिश को हम पढ़ते हैं तो ऐसी क्रियाओं का कोई जिक्र नहीं होता है, जबकि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम नहीं रखते हैं। तो सबसे पहला देख लीजिए ये कौन सी क्रिया, वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम चाह रहे हैं कि ना करें फिर भी वो हो जाता है। जैसे कि अभी आप मोबाइल देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं हम जो है क्या करें कि सिर्फ बोर्ड को देखें, लेकिन बोर्ड के अलावा हम भी नज़र आ रहे हैं ना आपको। अब दूसरी बात देख लीजिए, आप सड़क पर चलते हैं, सड़क पर चलते समय आप सोचते हैं कोई आवाज़ मेरे कान में ना आए, लेकिन अगर कोई आपका दोस्त चिल्ला रहा है, आपको पुकार रहा है, तो वो आवाज़ आपके कानों तक आएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि आप नहीं चाहते फिर भी सुन रहे हैं। तो देखिए देखना, देखना क्या, SEEC, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के अंतर्गत क्या आ जाएगा, SEEC, सी मतलब देखना। या जो देखना है, या देखना क्या है, हम नहीं भी चाहते हैं फिर भी देख रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि सिर्फ इस समय हम अपने इस मोबाइल को देखें, या जहां पर आप देख रहे हैं अपने पीसी को देखें, लैपटॉप को देखें, लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत सारा चीज़ दिख रहा है ना। तो ऐसे देखना का इंग्लिश होता है सी। वैसे देखना का इंग्लिश वॉच भी होता है, WATCH, वॉच। गौर से जब किसी चीज़ को हम देखते हैं तो वॉच कहते हैं। देखना का इंग्लिश गेज भी होता है, एकदम घूर रहे हैं ऐसे करके, तो वह क्या हो गया, निहारना, एकदम गुर्रा के देखना, ये गेज हो गया आपका। या फिर लुक का मतलब भी होता है देखना। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन का, सी जो है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है। इसके बाद आ जाइए हर, मतलब सुनना। लिसन का मतलब भी सुनना होता है, लेकिन वह सुनना क्या है, वह किसी चीज़ को अगर हम सुन रहे हैं तो गौर से सुन रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप रेडियो सुन रहे हैं, तो रेडियो सुनने में क्या करते हैं हम लोग, लिसन लगाते हैं। यहाँ पर हियर हो गया, टेस्ट, कोई चीज़ का स्वाद आप ले रहे हैं। तो ऐसे वर्ब्स को हम लोग क्या करेंगे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के अंतर्गत नहीं रखेंगे। अब मैं एक तरफ से ऐसे वर्ब्स का जिक्र कर देता हूँ, आप लोगों को लिख दे रहा हूँ मैं, लेकिन फिलहाल एक सेंटेंस ले लेते हैं इसी बीच में। एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। देखिए मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अब इसमें अगर हम सी यूज़ करते हैं तो आई एम सीइंग यू, दिस इज रॉन्ग। बट इफ वी यूज इट इन अमेरिकन इंग्लिश, basically we have to use Indian English because we all are Indian and this is our responsibility to use Indian English, to promote Indian English. So that's why Indian English that is directly connected to British English, we have to follow British English. और British English में क्या है, ये seeing वाला चीज़ नहीं आता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या, I see you, तब ये हमारा हो गया सही। तो अब कोई ये भी कह सकता है कि मैं ऐसा यूज़ क्यों ना करूं, मैं ऐसा यूज़ क्यों ना करूं कि आखिर सीइंग में क्यों ना लगाऊं। तो देखिए सीइंग इसलिए नहीं लगाइए क्योंकि हम लोग अपने इंडियन इंग्लिश को प्रमोट कर रहे हैं, और इंडियन इंग्लिश को प्रमोट करना हर एक इंडियन का कर्तव्य है। और एज पर एज इंडियन वी हैव टू फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश एंड आर इंडियन इंग्लिश दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ब्रिटिश इंग्लिश। सो दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ दिस टाइप ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। ओके, नाउ इसको जो है आप लोग उतार लीजिए, नोट डाउन कीजिए। लिख लीजिए वर्ब्स ऑफ परसेप्शन को आपने लिख लिया।
सी है, हर है, टेस्ट है, नोटिस, स्मेल, सबका मैं हिंदी भी लिख रहा हूँ, आप सभी लोगों को लिख लेना है इसको। दूसरा देखिए वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, इन सभी चीज़ों में एक इसके पहले मैंने बताया आपको, वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, एक सेंटेंस था जिसमें कि आईएनजी नहीं लगा था, बल्कि उसको हम लोगों ने कहाँ यूज़ किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसी तरह ये भी वर्ब्स हैं, अपीयर, लुक, सीम, प्रतीत होना, प्रकट होना। इसके बाद आ जाइए वर्ब्स ऑफ इमोशन पर, वैसे वर्ब्स जो सीधे आवेग से जुड़े हों। आवेग का अर्थ होता है गुस्सा, घृणा, प्रेम, तो ये सब आवेग है जो इमोशन से, डायरेक्ट हमारे इमोशन से जुड़े हो। इमोशन से अगर जुड़ गया समझ जाइए कि ऐसे वर्ब्स में हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। कुछ ऐसे वर्ब्स को मैं लिखवा रहा हूँ और लगभग जो है वही यूज़ किया जाता है। कुछ ही इसके बाद आएंगे वर्ब्स जो कि रहेगा आपका कि अलग से उसको आप अपने मतलब कि आईक्यू लेवल से परखते हुए यूज़ करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो लिखवा दिया गया है वही सब यूज़ में आएगा। तो चलिए अब इसके बाद वर्ब्स ऑफ इमोशन को लिख लीजिए। इसमें सबसे पहले लिखिए वांट। वांट मतलब चाहना। जैसे अगर रहेगा मैं तुम्हें चाह रहा हूँ, तो इसमें अब स्टूडेंट कहेगा कि अरे इसको तो बनाएंगे हम, आई एम वांटिंग यू, नो दिस इज़ नॉट, आई एम वांटिंग यू नॉट, ये गलत है आपका, आई वांट यू। अब कोई कहेगा कि सर इसमें तो लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ है, फिर भी आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यहीं पर वो रूल आ जाता है आपका क्या, जब आपने लास्ट में लिखा था कि पहचान में रहा है, रही है, रहे हैं, उसके बाद एक शब्द लगा हुआ था ETC, दैट मीन्स एटसेट्रा। वो ETC है क्या भाई, कहाँ पर है वो ETC, इसके बाद आएगा क्या? तो बचपन से आप जब पढ़ते आ रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि इसके बाद ETC आखिर आएगा क्या। देखिए यहाँ पर आ गया आपका, ये स्पेशल रूल में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ कर लेते हैं, किसके बदले में, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बदले में। इसी तरह आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी पढ़ा था कि गागेगी लगा हुआ है, फिर भी इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हैं। चलिए अब देखिए, उतार लीजिए आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में, फेयर कर लीजिए और फिर आगे देखते हैं हम लोग वर्ब्स ऑफ इमोशन को। सबसे ज़्यादा वर्ब्स इसी में है। चलिए देख लीजिए वर्ब्स ऑफ इमोशन, ये वही सब जो लिखा था मैंने पहले, वांट वहाँ लिखा था, अब फिर से लिख लीजिए। वांट मतलब क्या है, चाहना, विश इच्छा करना, डिज़ायर का मतलब भी इच्छा करना या कामना करना है, इसके बाद फील है, लाइक डिसलाइक सबका लिखा हुआ है। ऐसे वर्ब्स अगर आ जाएं आपके पास और उसमें रहा है, रही है, रहे लगा हुआ हो, जैसे कि ऐसा आ जाए कि मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूँ, आई एम लविंग यू, नो आई लव यू। मैं तुमसे नफरत कर रहा हूँ, आई एम हेटिंग यू, नहीं अपराध हो जाएगा, इसको नहीं लिखिएगा ऐसे। ये अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होता है, बट मैंने बताया आपको कि हम लोगों को कंसीडर करना है सिर्फ और सिर्फ इंडियन इंग्लिश पर, दैट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू ब्रिटिश इंग्लिश, सो दैट्स वाई इन सब वर्ब्स को याद रखिएगा। अब इसके बाद आ जाइए वर्ब्स ऑफ पोजीशन, जिसमें कि कोई चीज़ पॉजेज किया जाए, किसी चीज़ पर अधिकार जमाया जाए, जैसे पॉजेज है, कंसिस्ट है, ऑन है, हैव है, कंटेन है, सब का अर्थ लगभग रखना के ही अर्थ में होता है। तो ऐसे चीज़ों को आप याद कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद अगर हम लोग इस पर एक सेंटेंस लिखें, एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। एग्जाम्पल में क्या, तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप, वह मुझसे नफरत कर रहा है। तो अब इसमें क्या कोई लिखेगा, ही इज, रहा है देख लिया भाई, अब वो आदमी पढ़ा भी है कि रहा है, रही है, रहे हैं, कंटिन्यूस। अरे हाँ सही बात है, इसका मतलब आपने अगर ऐसा बनाया है, ही इज हेटिंग मी, तो इसका मतलब है कि आपने स्पेशल रूल्स को नहीं पढ़ा है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये गलत हो जाएगा आपका, लेकिन हाँ हो सकता है कि अमेरिकन इंग्लिश के तहत इसको सही भी मान लिया जाए। चलिए देखिए अब इसको बनाएं कैसे, ही हेट्स मी। हम लोग जो ग्रामर पढ़ रहे हैं वो इंडियन इंग्लिश के ग्रामर को पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको ही हमें याद रखना है।
चलिए बच्चों, तो इस तरह से स्पेशल रूल्स इसका लगभग समाप्त हो चुका है। और अब जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कुछ स्पेशल रूल्स हैं, पहले बेसिक रूल्स को पढ़ते हुए इसके स्पेशल रूल्स को पढ़ेंगे। फिलहाल इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ ट्रांसलेशन दूंगा बनाने के लिए, जिसे आपको मेरे ही व्हाट्सएप नंबर पर बना के भेजना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9006714833, और मेरा नाम अगर आप नहीं जानते हैं, दिस इज आनंद मिश्रा फ्रॉम MTTP। सो आफ्टर दैट वी एंड दिस क्लास, एंड आपको जो इसका ट्रांसलेशन है, आई विल गिव यू अ लिंक, a PDF you have to download from description, and after that you have to translate all the things, all the translations, and you all have to send me in through WhatsApp. Okay? तो इस तरह से हम लोग अपने इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले दिन हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक घर में रहिए, मन लगाकर पढ़िए, ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। बी सेफ एट योर होम। धन्यवाद।